अब हम बात करने जा रहे हैं अगले सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि है बायोमास। बायोमास एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम काफी जगह यूज में लेते हैं। ओके, और बायोमास एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हम बहुत इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि बायोमास एक्चुअली है क्या। द मटीरियल कंटेन्ड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट, ऐसा मटीरियल जो प्लांट्स की बॉडी में मिलता है, एंड एनिमल्स ऑल्सो, इज कॉल्ड बायोमास। अब क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि कौन सा मटीरियल, हम किस मटीरियल की यहां पे बात कर रहे हैं जो कि प्लांट्स की और एनिमल्स की बॉडीज में हमें मिलता है, जिसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बायोमास इंक्लूड्स द वेस्ट मटीरियल ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कैटल डंक, द डेड बॉडी और डेड पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल। जो मटीरियल की हम यहां पे बात कर रहे थे वो बेसिकली कुछ और नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स के। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं कैटल डंक और काउ डंक। ओके, अपार्ट फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, जो भी डेड और डीकेइंग बॉडीज होती हैं, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं उनकी जो बॉडीज होती हैं, उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ओके, और जिस प्लांट में हम बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमास। ओके, सो बायोमास क्या होता है? इट बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, यूटिलाइजिंग सम ऑफ देयर मटीरियल, और जो मटीरियल हम उनके यूटिलाइज करते हैं वो होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट प्लस द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के बारे में। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट आर इजीली डिग्रेडेड by anaerobic microorganisms in the presence of water। अब जो एनिमल्स की डेड एंड डिकेइंग बॉडीज या प्लांट्स हमने जो डेड हो गए थे वो लिए, और जो हमने वेस्ट प्रोडक्ट लिए प्लांट्स और एनिमल्स के, चाहे वो काउ डंक हो या फिर प्लांट से हो, इन सबको जब हमने इकट्ठा कर लिया तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमने इन सबको एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया और हमारी सोर्स हमारी एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और हम ये कह सकते हैं कि ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने लगे। ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस पूरे वेस्ट मटेरियल को और इस डेड बॉडीज को इकट्ठा करके एक प्लांट में लाके डंप कर देते हैं। अब उस मटेरियल में जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिला, हम उसे वाटर से मिक्स करते हैं और थोड़ा वाटर ऐड करने के बाद हम उसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐड कर देते हैं। कौन से बैक्टीरियाज? एनारोबिक बैक्टीरियाज। अब इन एनारोबिक बैक्टीरियाज का फंक्शन क्या होता है? इन एनारोबिक बैक्टीरिया का ये फंक्शन होता है, ये बेसिकली हेल्प करते हैं हमें डिग्रेड करने में उस मटेरियल को या उस प्रोडक्ट को जो कि हमने प्लांट और एनिमल से लिया, चाहे वो उनकी डेड बॉडीज हो या उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, तो उसको डिग्रेड करने में हमें हेल्प करते हैं ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये सारा प्रोडक्शन कहां चल रहा है? एक बायोमास प्लांट में। ओके, इन दिस प्रोसेस गैसेस सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड and this mixture of gases is called biogas। अब जब एनारोबिक बैक्टीरिया जो भी हमने मटेरियल एक्यूमुलेट करा प्लांट्स और एनिमल्स से, उसको जब डिग्रेड करता है तो उस प्रोसेस में काफी सारी गैसेस रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा। इन सभी गैसेस को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन सभी गैसेस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस। और ये पूरा प्रोसेस जहां पर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमास प्लांट, और वी कैन से बायोमास।
सो बायोमास में क्या प्रोड्यूस किया हमने? बायोगैस प्रोड्यूस करी, जो कि क्या था? मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एसेट्रा अदर गैसेस. ओके, एंड मीथेन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो जब भी हम बायोमास प्लांट में मीथेन प्रोड्यूस बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो मीथेन ही वो वाली गैस है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है. और यू कैन से 75% of the gases which we got from biomass plant is methane. Rest are the other gases. 75% हमें मिलती है मीथेन और बाकी जो 25% बचा वो होती है मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस. मीथेन इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. मीथेन इज अ good source of energy. तो अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ बायोमास प्लांट के बारे में कि बायोमास प्लांट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. सो कैटल डंक एंड वाटर आर मिक्स्ड in equal proportion in the mixing tank to make slurry. अब जो काउ बेसिकली हमने जो कैटल का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट या जो हमने प्लांट का वेस्ट इकट्ठा किया उसको हम मिक्सअप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, टू मेक स्लरी. सो इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. So this is a diagram of biomass plant. So जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है मिक्सिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो हमारा एक मिक्सिंग टैंक होता है विद इन द बायोमास प्लांट जहां पे हम इस मिक्सिंग को करते हैं. सो दिस इज द मिक्सिंग टैंक. तो यहाँ पे हम एनिमल और प्लांट वेस्ट को मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू मेक स्लरी और उसको हम इस बायोमास प्लांट के इनलेट चैम्बर से बायोमास प्लांट के अंदर भेजते हैं. सो दिस इज द इनलेट चैम्बर. ओके, और यहाँ पे जो मिक्सिंग होने के बाद प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है इसको हम बोलते हैं स्लरी. SLURRY स्लरी. और ये स्लरी कैसे अंदर आ रही है? इनलेट चैम्बर के थ्रू. दिस स्लरी is fed into the digester tank through the inlet chamber, but its dome is kept empty to hold the gas. अब वापस इधर चलते हैं. तो जो स्लरी हमने इस बायोमास प्लांट के अंदर भेजी या एक्यूमुलेट करी उसको हम इनलेट चेंबर के थ्रू डाइजेस्टर तक भेजते हैं. दिस इज द डाइजेस्टर टैंक. डाइजेस्टर इज द मेन टैंक ऑफ बायोमास प्लांट जहां पे मेजर अमाउंट में स्लरी इकट्ठा होती है. अब इस स्लरी में हम मिक्स करते हैं एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज सो दैट जो भी इस एनिमल और प्लांट मटेरियल जो भी हमने यहां पे एक्यूमुलेट करा है उसका प्रॉपर डिग्रेडेशन हो सके. ओके, सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है दिस, और ये स्पेस है हमारा एम्प्टी. इस स्पेस को एम्प्टी रखने का भी एक स्पेशल पर्पस है. वो ये है कि जब इस एनिमल और प्लांट वेस्ट का यहां पे डिग्रेडेशन होगा तो इसमें कुछ गैसेस रिलीज होंगी लाइक CO2, मीथेन, CO2, मीथेन एसेट्रा. सो वो जितनी भी गैसेस यहां पे रिलीज होंगी वो इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो जाएंगी और ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है उन सारी गैसेस को होल्ड करके रखेगा ताकि इससे जो आउटलेट पाइप यहां पे कनेक्टेड है इसके थ्रू जब हमें यूज के लिए उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस आउटलेट पाइप से उसको यूज कर सके. यहां पे एक वेल्व कनेक्टेड है सो दैट कि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तब हम इस वाल्व को ओपन करके उतनी अमाउंट ऑफ गैस ले सके.
अदरवाइज अगर यहाँ पे वेल्व नहीं होगा तो जितनी भी गैस इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में हमने एक्यूमुलेट करी है वो ऐसे ही रिलीज हो जाएंगी। सो जो बायोमास प्लांट जो भी हमने सेटअप किया है उसका कुछ पर्पस नहीं रह जाएगा। सो इस डोम लाइक स्ट्रक्चर का पर्पस यहाँ पे ये है ताकि ये सभी गैसेस को होल्ड रख सके। इनिशियली इट इज केप्ट फॉर 50 to 60 days। अब जो इनिशियल डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है एनिमल और प्लांट वेस्ट का वो 50 to 60 days का टाइम एक्चुअली लेता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्लरी अंडरगोज एनारोबिक फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने स्लरी में ऐड करे थे इन द डाइजेस्टर देयर आर एनारोबिक बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस डिग्रेडेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे 50 to 60 days में। इट इवॉल्व्स द बायोगैस ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसमें जो गैस इवॉल्व होगी वो हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस। दिस बायोगैस स्टार्ट्स कलेक्टिंग इन द डोम, और वो जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है उस बायोगैस को इकट्ठा करेगा या एक्यूमुलेट करेगा, जिसको हम लेटर ऑन एज पर आवर रिक्वायरमेंट उसको यूटिलाइज कर सके। बैक टू द डायग्राम, यहां पे अगर हम देखें जो क्वेश्चन अब हमारे मन में अराइज होता है ये अराइज होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक स्लरी मिक्स करके या स्लरी फॉर्म करके इस डाइजेस्टर टैंक में एक्यूमुलेट करी फॉर 50 to 60 days। बट एक बार जब 50 to 60 days का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा ही पूरा वेस्ट मटेरियल भी गायब हो जाएगा, वो तो इस डाइजेस्टर टैंक में ही रहेगा। लेट्स सी कि क्या होगा। आफ्टर 50 to 60 days जब हम इस बायोमास प्लांट को ओपन करेंगे तो ये जो गैसेस हैं वो तो हमारी यहां पे एक्यूमुलेट हैं ऑलरेडी, बट जैसे जैसे इस वेस्ट प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन होगा यहां पे तो दे विल गोइंग टू श्रिंक। वाई? क्योंकि ये जो गैसेस हैं वो यहां पे एक्यूमुलेट होती रहेंगी, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बहुत प्रेशर में यहां पे गैस इकट्ठा हो जाएंगी जो कि इन टर्न एक्सर्ट करेंगी प्रेशर इस स्लरी पे जो कि यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहां पे हमारे पास गैस का प्रेशर है और यहां पे हमारे पास स्लरी है, तो ये जो गैस यहां पे एक्यूमुलेट होगी वो स्लरी पे प्रेशर लगाएंगी। तो क्या होगा कि इस प्रेशर लगने की वजह से फ्रॉम द गैसेस जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड्स। सो इस प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से जो स्लरी होगी वो यहां पे कंप्रेस हो जाएगी और यहां पे जो स्लरी का वो है, क्या नाम है, यू कैन से द लेवल, वो यहां पे राइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां तक हो जाएगा। अब हमारी स्लरी यहां पे तो कंप्रेस हो गई बट यहां पे उसका लेवल राइज हो गया, तो यहां पे हमारे पास होता है एक ओवरफ्लो टैंक। अब जो रिमेनिंग स्लरी हमें बच गई उसको हम इस ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट करते हैं और उसको हम यूटिलाइज करते हैं एज अ मैन्योर। मैन्योर अगर आप लोग समझे तो हम इसको बोलते हैं खाद। जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जितनी भी हमें फर्टिलिटी के लिए जो भी हमें बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं एप्रोप्रिएट अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं मैन्योर्स। अब ये जो मैन्योर है इसको हम एग्रीकल्चर पर्पज में यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो अगर हम इस ध्यान से इस पूरे बायोमास प्लांट को देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूटेंट नहीं प्रोड्यूस किया। सेकेंड थिंग इज जितनी भी चीजें थी उनका हमने यहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया। फॉर एग्जांपल एनिमल और प्लांट वेस्ट था हमारे लिए जिसको हमने स्लरी की फॉर्म में यहां पे यूटिलाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस जो रिमेनिंग वेस्ट रह गया पीछे उसको हमने यहां पे यूटिलाइज कर लिया एज अ मैन्योर फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। सो इट इज अ वेरी इको फ्रेंडली वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ओके, एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। सो दिस इज अबाउट द बायोमास प्लांट।
अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बायोमास प्लांट। ओके, सो द फर्स्ट मेन एडवांटेज है वो है दैट इट पोजेसेस हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये हमें बेसिकली हाई कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, अपने में होल्ड करता है, एज इट बर्न्स क्विकली एंड इट बर्न्स क्विकली, ये जल्दी बर्न भी हो जाता है। ओके, सो एंड वन मोर थिंग दैट it does not have any harmful effect। इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता है, ना कि हमारे इन्वायरमेंट पे एज वेल एज ऑन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो ये थी इसकी फर्स्ट मेजर एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज है दैट इट इज अ क्लीन फ्यूल। ये एक क्लीन फ्यूल की तरह एक्ट करता है विदाउट एनी पॉल्यूटेंट्स एंड इट इज चीपर देन अदर फ्यूल्स। अगर हम फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में इसका प्राइस कंपेयर करें तो इट इज वेरी चीपर एंड इजिली अवेलेबल। थर्ड एडवांटेज इज दैट द स्लरी लेफ्ट इन द प्लांट इज अ गुड सोर्स ऑफ मैन्योर। जो स्लरी मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी प्लांट में बच जाती है, वो हमारे लिए एज अ गुड सोर्स ऑफ मैन्योर एक्ट करती है, जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ एडवांटेज इज दैट इट सेव्स कन्वेंशनल फ्यूल्स। कन्वेंशनल फ्यूल्स कौन से होते हैं? हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एसेट्रा। तो ये जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनको भी सेव करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बायोमास प्लांट। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बायोमास प्लांट। डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोमास प्लांट के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो पहली और मेजर डिसएडवांटेज है हैविंग अ बायोमास प्लांट वो है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ बायोमास प्लांट इज वेरी हाई। एक बायोमास को सेटअप करने के लिए जो हमें इनिशियल कॉस्टिंग चाहिए वो काफी हाई है। तो दैट्स द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस बायोमास प्लांट। सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज इज टू एक्सप्लॉइट एनर्जी फ्रॉम बायोमास प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल डंग इज रिक्वायर्ड। अगर हमको एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में जो एनर्जी चाहिए आफ्टर पुटिंग ऑल द कॉस्ट इन बायोमास प्लांट, उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनिमल वेस्ट चाहिए होगा, यानी काउ डंग चाहिए होगी, जिसके लिए लार्ज अमाउंट में कैटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट्स अ सेकेंड disadvantage of having a biomass plant. Third disadvantage is if not maintained properly, biomass plant जो होता है उसको regular maintenance की भी जरूरत है। If the regular maintenance is not there, अगर हम उसको regularly maintain ना करें तो the biomass plant may get choked। या तो वो choked हो सकता है या block हो सकता है। So it will increase the cost of maintenance। So these are the major disadvantages of biomass plant। So अगर अदर फ्यूल्स की कंपैरिजन में अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें so it is not very, you can say, more disadvantageous for us। okay, just एक point जो major disadvantage है that it to exploit energy we need large amount of cow dung। okay, जिसके लिए हमें large amount में cattles की requirement होगी। so these are the major disadvantage of having a biomass plant।